नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेट्रोमैन ई श्रीधरन को लेकर भरोसा। जी हां, केरल चुनाव की हम बात कर रहे हैं। केरल में बहुमत से सत्ता में आएगी बीजेपी या बनेगी किंग मेकर। मेट्रोमैन ई श्रीधरन को भरोसा यह है कि केरल में बहुमत से सत्ता में बीजेपी आएगी या फिर किंग मेकर की भूमिका में बीजेपी दिखाई देगी। केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। किस तरह की सत्ता में वापसी हो या फिर सत्ता में काबिज हो, भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश है हर किसी की, और ई श्रीधरन भी यही कह रहे हैं। या फिर सत्ता में वापसी होगी बहुमत के साथ या तो किंग मेकर की भूमिका में बीजेपी दिखाई देगी। श्रीधरन के अनुसार केरल में भाजपा का बदल सकता भाग्य। अब वो कह रहे हैं कि हो सकता है केरल में इस बार जो नतीजे होंगे विधानसभा चुनाव के वो भाजपा के फेवर में दिखाई देंगे। भाजपा का भाग्य बदल सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा के पास केरल में सीटें जीतने की बहुत अच्छी संभावनाएं इस बार हैं। वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि इस बार संभावनाएं हैं। अगर बीजेपी उन संभावनाओं को तलाश लेती है तो फिर इस बार जो नतीजे होंगे वो बीजेपी के लिए अच्छे साबित होंगे। केरल में वामपंथी दलों को भारतीय परंपरा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और साथ ही अमित शाह के रोड शो को श्रीधरन ने बताया शानदार। जिस तरीके से एक के बाद एक कई रोड शोज वहां पर किए जा रहे हैं, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। उससे श्रीधरन ने कह रहे हैं कि अमित शाह के रोड शोज का भी असर वहां पर दिखाई देगा और इसीलिए संभावना ये है कि इस बार बीजेपी सरकार में वहां आ सकती है। एड़ी चोटी का जोर बीजेपी लगातार लगा भी रही है और साथ ही तमाम जो लीडर्स हैं केरल के बीजेपी के वो भी लगातार मैदान में हैं और इस बार किस तरीके से चुनाव में परिवर्तन लाया जाए ये कोशिश है। ई श्रीधरन भी यही कह रहे हैं कि केरल में भाजपा का किस्मत या फिर भाग्य बदल सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा के पास केरल में सीटें जीतने की बहुत अच्छी संभावनाएं इस बार हैं। हालांकि पूरी कोशिश वहां पर कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है, लेकिन अब क्या बीजेपी को वहां पर जमीन पर जिस तरीके से दावा ई श्रीधरन कर रहे हैं वो दावा सच होता हुआ दिखाई देगा या फिर नतीजे बीजेपी के पक्ष में होंगे, ये 2 मई को साफ हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं माकपा और भाजपा। जी हां, तमिलनाडु में अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। अस्तित्व के लिए किस तरीके से माकपा और भाजपा जूझ रहे हैं ये पूरी खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों दलों के लिए खाता खोलना वहां पर बहुत बड़ी चुनौती है। तमिलनाडु में भी लगातार युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार। अब दोनों दलों के लिए वो माकपा हो या फिर भाजपा हो पूरी कोशिश है सत्ता में किस तरीके से वापसी करनी है, सत्ता पर किस तरीके से काबिज होना है। दोनों दलों के लिए खाता खोलना बेहद मुश्किल है। द्रमुक गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरे दोनों दल और साथ ही पिछले चुनाव में दोनों दल रह गए थे खाली हाथ। पिछले चुनाव में जो परिणाम निकलकर सामने आए थे क्या इस बार वही होगा या फिर इस बार कुछ बदलाव दिखाई देगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। राजनीतिक जानकार भी यही कह रहे हैं कि परिवर्तन होना है, लेकिन वो परिवर्तन किस पार्टी के लिए सही साबित होगा, कौन सी पार्टी वहां पर अच्छा प्रदर्शन इस बार करने वाली है, इस पर लगातार मंथन भी हो रहा है। हालांकि वामपंथी दल बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम से उत्साहित है। बिहार में गठबंधन में तैयारी के साथ चुनाव लड़ा था और उम्मीद से ज्यादा वहां पर सीटें जीती थी। यहाँ दोनों दल कुल 12 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लड़ रहे हैं 12 सीटों पर, लेकिन फायदा कहां पर मिलने वाला है, कौन सी सीट उनके खेमे में आएगी और जिस तरीके से तैयारी वहां पर चुनाव को लेकर की जा रही है, रोड शोज भी हो रहे हैं, जनसभाएं भी वहां पर की जा रही है माकपा और भाजपा दोनों ही दलों की तरफ से। लेकिन इस बार खाता खोलना बहुत बड़ी चुनौती होगी। भाजपा के सामने तो है ही, माकपा के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि द्रमुक गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में दोनों ही हैं। अब इसका फायदा उनको मिलता है या फिर नहीं मिलता। हालांकि पिछले चुनाव में ऐसा हुआ नहीं था, दोनों के हाथ खाली रह गए थे। हालांकि वामपंथी दल बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से नतीजे रहे उससे बेहद उत्साहित हैं और उम्मीद यह है कि जिस तरीके से बिहार में हुआ उसी तरीके से फायदा उनको तमिलनाडु में भी मिलेगा, लेकिन उसके आसार बहुत कम दिखाई देते हैं। बिहार में गठबंधन में तैयारी के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे, लेकिन क्या वो तैयारी जिस तरीके से बिहार में थी वही तैयारी तमिलनाडु में भी है या फिर तमिलनाडु में जो आंकड़े हैं वो कुछ और कहते हैं, जो सीटों का गणित है वो कुछ और कहता है। इसको लेकर भी तमाम बातें चल रही हैं सियासी गलियारों में। यहाँ दोनों ही दल कुल 12 सीटों पर ताल ठोक रहे हैं, लेकिन कितनी सीटें हाथ में आएंगी भी या नहीं आएंगी इसको लेकर भी कई बातें हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु में माकपा भाजपा खाता खोल पाते हैं या फिर पिछले चुनाव में जो नतीजे रहे थे इस बार भी वही होगा। समय से पहले समाप्त हो सकता है संसद का बजट सत्र। जी हां, समय से पहले ही खबर यह है कि समाप्त हो सकता है संसद का बजट सत्र। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अब लगातार कोविड के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो भी चिंता की बात है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि समय से पहले ही बजट सत्र
समाप्त हो सकता है। कोविड इसके पीछे बड़ी वजह है और साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी बिगुल बज चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में संसद का बजट सत्र अपने तय समय से पहले ही खत्म होने के आसार हैं। ऐसे में सरकार ने भी तेजी से अपना विधायी कामकाज निपटाना शुरू कर दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता इन दिनों 5 विधानसभाओं के चुनाव प्रचार में लगातार व्यस्त हैं। एड़ी चोटी का जोर वहां पर लगा रहे हैं जहां पर भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस को तो अपने नेता तक को बदलना पड़ गया। अब कांग्रेस की तैयारी का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं। बंगाल में व्यस्त अधीर रंजन की जगह रवनीत सिंह बिट्टू को, जो कि पंजाब के लुधियाना से सांसद हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। अब इसके पीछे भी असल में मायने क्या है, रवनीत सिंह बिट्टू को जो जिम्मेदारी दी गई है उसके पीछे क्या साधने की कोशिश कांग्रेस ने की है, इसको लेकर तमाम बातें हैं। लेकिन बहरहाल जहां पर भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, वहां लगातार नजरें हों और इसीलिए हम कह रहे हैं कि संसद का जो सत्र है बजट, वो बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, समय से पहले ही खत्म हो सकता है। एक बड़ी वजह कोविड भी है, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, और दूसरी वजह है 5 राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर भी जिम्मेदारियां पार्टियों की वहां पर ज्यादा बढ़ गई हैं। और ऐसे में संसद का बजट सत्र अपने तय समय से पहले खत्म होने के पूरे आसार दिखाई देते हैं। सरकार ने भी तेजी से अपना विधायी कामकाज निपटाना शुरू कर दिया है और सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं की पूरी नजर विधानसभा चुनाव पर इस वक्त लगी हुई है। केरल विधानसभा चुनाव का घमासान लगातार जारी है। केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर घमासान किस तरीके से चल रहा है, पूरी खबर आप समझिए। महामुकाबला बना भाजपा के इकलौते दुर्ग नेमम सीट का चुनाव। जी हाँ, अब इकलौते दुर्ग नेमम सीट पर किस तरीके से महामुकाबला देखने को मिल रहा है और किस तरीके से घमासान वहां पर चुनाव को लेकर है, समझिए। कांग्रेस ने भाजपा को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस ने भाजपा को, बीजेपी को रोकने के लिए, हालांकि अलग अलग राज्यों में जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर कांग्रेस की कोशिश यही है कि बीजेपी को आने से रोका जाए, बीजेपी का आधार मजबूत ना हो, ये पूरी कोशिश भी है। लेकिन खासतौर से केरल में अब इकलौता जो दुर्ग है नेमम सीट, वहां पर भी भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। केरल में भाजपा के बढ़ते राजनीतिक आधार को रोकना कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। केरल में भाजपा के बढ़ते राजनीतिक आधार को किस तरीके से रोकना है, किस तरीके से सेंधमारी करनी है, ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा भी है और इसी रणनीति पर कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने इसके लिए दिग्गज नेता के मुरलीधरन को अखाड़े में उतार दिया है और साथ ही भाजपा ने भी सीनियर लीडर कुम्मनम राजशेखरन को मैदान में उतारा है। अब इसका फायदा दोनों ही दलों को किस तरीके से होता है, दोनों को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं ये बड़े लीडर्स, इस पर लगातार नजर भी है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में माकपा भी तलाश रही मौका। खबर ये भी है कि कांग्रेस और भाजपा में जो सीधी लड़ाई दिखाई दे रही है वो असल में सीधी है नहीं। माकपा भी यहाँ पर मौका तलाश रही है, लेकिन क्या मौका माकपा को मिलेगा, इसको लेकर कई बातें हैं। लेकिन बहरहाल पूरी नजर किस तरीके से वहां पर सीटों को लेकर है। एकमात्र जो दुर्ग बचा है भाजपा का केरल में, उस पर सेंधमारी किस तरीके से हो, उसको किस तरीके से छीना जाए, ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। अब इस रणनीति पर चलकर कांग्रेस को वहां पर विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, नजर इस पर है। प्रधानमंत्री मोदी का ढाका दौरा कल से। पीएम मोदी कल से ढाका के दौरे पर रहेंगे। बांग्लादेश और भारत में मजबूत होते द्विपक्षीय रिश्ते। जी हां, अब कल से पहले से ये तय था, पीएम मोदी जाने वाले थे दौरे पर। ढाका का दौरा कल से है। बांग्लादेश और भारत में मजबूत होते द्विपक्षीय रिश्ते, इससे आप समझ सकते हैं। और इनको अब इससे पाकिस्तानी जुड़े हुए हैं। भारत की सहायता से आज़ाद बांग्लादेश के रिश्ते भारत से बेहतर, और साथ ही और यही वजह है कि अपनी आज़ादी के स्वर्ण जयंती समारोह में मोदी को बनाया है मुख्य अतिथि। ये फैसला पाकिस्तान समर्थकों को रास नहीं आ रहा, उनको खल रहा है और इसके विरोध में पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बातें भी लिख रहे हैं। ऐसे विरोधकों को बांग्लादेश की जनता ही दे रही सोशल मीडिया पर जवाब। अब किस तरीके से पाकिस्तानियों को जवाब खुद बांग्लादेश के लोग दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो भी चर्चा की बात है। बांग्लादेशी सोशल मीडिया यूजर्स ने भारत को बताया अपना सच्चा दोस्त। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर लगाया साजिश रचने का आरोप। और बांग्लादेश की हिफाजत-ए-इस्लाम ने पीएम मोदी के विरोध का ऐलान किया, लेकिन पीएम शेख हसीना ने उत्पातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। इससे भी आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते हर दिन या फिर वक्त के साथ किस तरीके से प्रगाढ़ होते हुए, मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष ट्रेन चलाना ही अब खुशखबरी है। जी हाँ, ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आपको समझाते हैं। विशेष ट्रेन चलाना ही या फिर चलना ही अब खुशखबरी है यात्रियों के लिए। फिलहाल भारतीय रेलवे ने ट्रेनों का सामान्य परिचालन बंद कर रखा है और साथ ही अभी जितनी भी विशेष ट्रेनें चल रही उनका वसूला जा रहा मनमाना किराया। बीच बीच में 1-2 विशेष ट्रेनें बढ़ाने को खुशखबरी की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है,
जबकि कोरोना से पहले कम किराए की 12,000 से ज्यादा ट्रेनें चलती थी हर दिन। अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति बना दी गई है, अब नहीं हो सकता सामान्य परिचालन बहाल, और ऐसे में आमजन ने विशेष ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी को ही मान लिया खुशखबरी। और इसी बीच सरकार ने कुछ ट्रेनों को हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है, और इन 2 ट्रेनों में टिकट लेने वाले यात्रियों को अभी तक नहीं मिला रिफंड भी। इसलिए जो ट्रेनें चल रही हैं उसी को ही खुशखबरी यात्री मान रहे हैं, क्योंकि उम्मीद अब कोई बाकी रह नहीं गई। बंगाल में 6 मार्च के बाद अब लड़ाई अस्मिता की हो गई है। जी, अब बंगाल में 6 मार्च का खेल आपने देखा लंबे वक्त से, जब से विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बजा तब से 6 मार्च का खेल वहां पर चल रहा है, लेकिन अब लड़ाई अस्मिता की आ गई है। ये कैसे हो रहा है ये भी आपको समझाते। प्रधानमंत्री समेत भाजपा नेताओं ने तमिल या मलयाली भाषा नहीं आने पर अफसोस जाहिर किया। पश्चिम बंगाल की हर सभा में प्रधानमंत्री ने टूटी फूटी बांग्ला बोलने की कोशिश की। अब आप देखते हैं हर सभा जहां पर भी पीएम की होती है वहां पर बांग्ला बोलने की वो कोशिश करते हैं, भले ही टूटी फूटी क्यों ना हो, लेकिन बंगालियों को बांग्ला बोलकर साधने की कोशिश वो करते हुए दिखाई देते हैं। और साथ ही मलयाली भाषा, तमिल भाषा उनको ना आने पर अफसोस भी व्यक्त किया जाता है हर सभा से। साथ ही आगे बढ़ते हैं, असल में ये पश्चिम बंगाल में हो रही अस्मिता की राजनीति की मजबूरी भी है। अभी असल में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अस्मिता की लड़ाई चल रही है, अस्मिता की राजनीति हो रही है, उसकी एक मजबूरी भी है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पूरा प्रचार बांग्ला भाषा में होता है। दीदी ऐसा करके अस्मिता के साथ ही ऐतिहासिक बांग्ला उपराष्ट्रीयता को उभार भी रही है, माफ कीजिएगा। इसके साथ ही जब दीदी का हर रोड शो भी आप देखते हैं या फिर उनकी जो भी जनसभा होती है, जब भी लोगों से संपर्क साधती हैं तो बंगाली भाषा में ही वो संपर्क करने की कोशिश करती हैं। दीदी ऐसा कर अस्मिता के साथ ही ऐतिहासिक बांग्ला उपराष्ट्रीयता को उभार रही। वही ममता बाहरी और गुजराती होने के मुद्दे पर जोर भी दे रही है। ममता दीदी लगातार ये कहती भी आई हैं, बाहरी को मौका बंगाल में नहीं मिलेगा, बल्कि भीतरी जो हैं, जो खुद बंगाल के हैं, उनको मौका मिलेगा। लेकिन अब भाजपा ने बंगाल के लिए मिथुन चक्रवर्ती कार्ड खेला है। अब ये कार्ड किस तरीके से वहां पर भाजपा के लिए अच्छा साबित होगा, चुनाव में फायदेमंद साबित होगा, इस पर भी लगातार कई तरह की बातें कही जा रही हैं। मिथुन के प्रचार से अस्मिता और उपराष्ट्रीयता का एजेंडा कितना होता प्रभावित, इस पर लगातार नजर रहेगी। हालांकि चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं मिथुन चक्रवर्ती, लगातार रोड शोज भी उनके चल रहे हैं, तमाम रैलीज भी उनकी हो रही हैं। अब उन रैलीज का, रोड शोज का असर किस तरीके से नतीजों में दिखाई देगा, इस पर भी लगातार नजर है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, निलंबित आईपीएस मनीष अग्रवाल की निलंबन अवधि बढ़ी है। 120 दिन और बढ़ाई निलंबन अवधि। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। निलंबित आईपीएस मनीष अग्रवाल की निलंबन अवधि बढ़ा दी गई है। 120 दिन और बढ़ाई गई निलंबन अवधि। 24 मार्च 2021 से 120 दिन के लिए निलंबन अवधि बढ़ा दी गई है। सीएस की अध्यक्षता वाली कमेटी के निर्णय का फाइल पर अनुमोदन हुआ। कमेटी ने रखा था व्यू, और चूंकि न्यायिक अभिरक्षा में है निलंबित अधिकारी, इसलिए उन्हें फिलहाल बहाल नहीं किया जा सकता है। इस पर तुरंत कमेटी ने 120 दिन की निलंबन अवधि बढ़ाने की अनुशंसा की है। ये बड़ी खबर है। अब इसके पीछे के असल मायने क्या हो सकते हैं, इसको लेकर भी तमाम बातें, लेकिन फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। निलंबित आईपीएस मनीष अग्रवाल से जुड़ी हुई ये खबर है। निलंबन अवधि बढ़ा दी गई है, 120 दिन की अवधि बढ़ाई गई है। 24 मार्च 2021 से 120 दिन के लिए निलंबन अवधि बढ़ाई गई। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे से ऋतुराज जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, इसके पीछे के असल मायने क्या है, किस आधार पर ये निर्णय लिया गया, या फिर क्या असल में इसके पीछे मकसद है? कोई भी आईपीएस सेवा का जो अधिकारी होता है, उसके मामले में अगर वो निलंबित होता है तो ये एक डीओपी की सामान्य प्रक्रिया है कि 60 दिन में उसका रिव्यू किया जाए। 60 दिन के अंतराल के बीच ये रिव्यू किया गया, क्योंकि इनकी जो निलंबन माना गया था वो 2 फरवरी से माना गया था मनीष अग्रवाल का। और आरोपित मनीष अग्रवाल अभी भी चूंकि न्यायिक अभिरक्षा में है, तो ऐसे में कमेटी का ये साफ व्यू था कि इनकी निलंबन अवधि बढ़ाई जाए, ना कि इनको बहाल किया जाए। इनको बहाल नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये न्यायिक अभिरक्षा में थे। तो ऐसे में ये निलंबन अवधि नियम पूर्वक 120 दिन और बढ़ा दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और बातचीत के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, राहुल का अध्यक्ष बनना नतीजों पर निर्भर करता है। विधानसभा चुनाव के जो परिणाम होंगे, जो नतीजे निकलकर सामने आएंगे, उस आधार पर राहुल अध्यक्ष बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, ये निर्भर करता है। ऐसे में सोनिया ने भी तब अध्यक्ष पद का चुनाव टलवा दिया मई तक, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि 5 राज्यों में कांग्रेस के लिए अच्छे आ सकते हैं नतीजे, और अगर नतीजे अच्छे होते हैं तो इसका सीधा फायदा राहुल गांधी को भी होगा। गांधी नेहरू परिवार के करीबी नेताओं ने भी इस सोच को बढ़ा दिया आगे। चुनावी नतीजों के बाद राहुल को
निर्विरोध अध्यक्ष बनाना हो जाएगा आसान। अब लेकिन सवाल यह है कि अगर नतीजे मन लायक नहीं आते हैं, अगर कहा जा रहा है कि नतीजे अच्छे नहीं आएंगे, तो फिर आगे क्या होगा, किसको मौका दिया जाएगा, प्लान बी क्या है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व को करना होगा प्लान बी पर फोकस, उस पर भी काम करना बहुत जरूरी है। हालांकि प्लान बी किसी दूसरे भरोसेमंद नेता को चुनाव लड़ाकर जिताना भी आसान नहीं होगा प्लान बी के तहत कांग्रेस अलकमान के लिए, और असंतुष्ट नेताओं की जमात खड़ी कर सकती बड़ी चुनौती। जो असंतुष्ट लीडर्स हैं, जो G23 ग्रुप का हिस्सा है, उन लीडर्स को लेकर तमाम बातें वक्त वक्त पर वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। अगर प्लान बी पर कांग्रेस फोकस करती है तो फिर जो असंतुष्ट लीडर्स हैं उनको किस तरीके से शांत किया जाता है, उनको किस तरीके से काबू में किया जाता है, जिस तरीके से बयानबाजी भी उनकी तरफ से कही जा रही है पार्टी लाइन से हट के, अब ये भी कांग्रेस अलगमान के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन बहरहाल ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। जो नतीजे चुनाव के होंगे, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, अगर वहां पर नतीजे कांग्रेस के फेवर में रहते हैं, अच्छे होते हैं, तो फिर राहुल अध्यक्ष बनने पर विचार कर सकते हैं या फिर इसको लेकर कोई अंतिम फैसला लिया जा सकता है। सहाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस भाजपा ने टटोली जनता की नब्ज। जी हां, सहाड़ा उपचुनाव बेहद करीब है। ऐसे में कांग्रेस भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस सहानुभूति पर सवार हो रही है। कांग्रेस सत्तासीन पार्टी राजस्थान की सहानुभूति पर किस तरीके से सवार हो रही है, ये भी आप समझिए। भाजपा गिना रही राज्य सरकार की नाकामी, अब दोनों दलों की पूरी कोशिश है उस सीट को जीतने की, और इसीलिए सहानुभूति कार्ड कहीं ना कहीं कांग्रेस खेल रही है, और विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार की नाकामियां गिना रही है। करप्शन और कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर हो रही है भाजपा। जिस तरीके से तमाम मसले भी हालिया दिनों में निकलकर सामने आए हैं, उसको बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश है, और इसी को लेकर हमलावर भी बीजेपी दिखाई दे रही है। दोनों दलों में चुनावी जोड़ तोड़ की रणनीति भी बनाई जा रही है। अब जोड़ तोड़ अगर संभावना है तो उस पर भी किस तरीके से काम किया जा सकता है, इसको लेकर भी रणनीति वो कांग्रेस की भी अपने स्तर पर चल रही है, बीजेपी की भी अपने स्तर पर चल रही है। सहाड़ा में अब तक हुए 14 में से 9 चुनाव में कांग्रेस ने मारी बाजी। अब क्या जो उपचुनाव है उसका रण आसान होगा दोनों ही पार्टियों के लिए, ये कह पाना बेहद मुश्किल। कर्नाटक विधानसभा में मंत्री के बयान पर हंगामा हो गया। कर्नाटक विधानसभा में मंत्री के एक बयान ने किस तरीके से हंगामा खड़ा कर दिया, ये पूरी खबर। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर के सुधाकर। उन्होंने कहा है कि कितने विधायक पत्नी के प्रति वफादार हैं, कितने विधायक हैं जो पत्नी के लिए लॉयल हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। जारकी होली से जुड़ी वीडियो सीडी पर चर्चा हो रही थी। सीडी में एक महिला के साथ दिख रहे थे जारकी होली। इस कारण रमेश जारकी होली को छोड़ना पड़ा मंत्री पद। सुधाकर ने पूछा कितने लोगों के विवाहेतर संबंध, और सुधाकर के बयान पर विधानसभा में जमकर हंगामा हो गया। उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कितने विधायक अपनी फैमिली के लिए, अपनी पत्नी के लिए वफादार हैं, लॉयल हैं, इसकी जांच हो। इसके बाद से ही जब से उनका बयान सामने आया है, उन पर कई हमले भी किए जा रहे हैं, कई वार भी किए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलो एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नो ब्रिड्स इन पटना। जी हाँ, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को लेकर हंगामा किस तरीके से हुआ, पूरे देश में इसको लेकर चर्चा हो रही है। सीआईएसएफ की तरह अलग फोर्स बनाना चाहती नीतीश सरकार, और विपक्षी पार्टियों को संदेह है। विधानसभा में जमकर हंगामा किया। तेजस्वी यादव को मिला नीतीश सरकार को घेरने का मौका। हंगामे के दरमियान पहली दफा नए रूप में दिखे नीतीश कुमार, और साथ ही नीतीश सरकार के विपक्ष से राय मशविरा करने में रुचि नहीं है, और अड़ियल रवैये से विधानसभा में दिखी अराजकता की स्थिति, और इसीलिए ध्वस्त होते दिखे सरकार और विपक्ष के बीच के सभी पुल। अब सैनिकों को मिलेगी नकली सेवा मेडल की शर्मिंदगी से निजात। जी हां, देश की रक्षा करने वाले जवानों के सीने पर चमकेंगे असली तमगे। 13 करोड़ में सेना का 17,27,000 सर्विस मेडल खरीद का करार हो गया है। सेना ने 17 तरह के सेवा मेडल बनाने का करार कर दिया है, और अगले 3-4 महीने तक सेना को मिल जाएंगे सभी मेडल। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो तमाम बातें थी इसको लेकर भी कि नकली सेवा मेडल की शर्मिंदगी से उनको जूझना पड़ता है, अब सैनिकों को मिलेगी नकली सेवा मेडल की शर्मिंदगी से निजात। देश की रक्षा करने वाले जवानों के सीने पर असली तमगे चमकेंगे, और 13 करोड़ में सेना का 17,27,000 सर्विस मेडल खरीद का करार हो चुका है। और ये भी किस तरीके से राहत देने वाला है सेना के लिए भी आप समझिए, क्योंकि अभी तक नकली एक तरीके से मेडल उनको दिया जाता था, या फिर उसकी शर्मिंदगी से उनको जूझना पड़ता था, उसकी शर्मिंदगी होती थी। लेकिन अब देश की रक्षा करने वाले जवानों के सीने पर असली तमगा होगा। 13 करोड़ में ये करार हो चुका है। 17,27,000 सर्विस मेडल खरीद का, और सेना ने 17 तरह के सेवा मेडल बनाने का करार कर दिया है। अगले 3-4 महीनों में कहा यह जा रहा है कि सभी मेडल सेना को मिल भी जाएंगे, और फिर ये उनके लिए एक बड़ी राहत के तौर पर भी देखा जा रहा है। लंबे वक्त से इसकी डिमांड भी हो रही थी, इसकी मांग भी हो रही थी,
अब इस पर काम किया गया, इसको लेकर करार हो चुका है और 17,27,000 जो मेडल्स हैं, सर्विस मेडल, वो खरीद के लिए करार कर दिया गया। जल्द ही खबर ये भी है कि 17 तरह के सेवा मेडल बनाने पर करार हो चुका है और खबर ये अगले 3-4 महीनों में ये पूरा काम हो जाएगा। उसके बाद सेना को सभी मेडल मिल जाएंगे और सेना की तरफ से भी इसको लेकर वक्त वक्त पर जरूरत महसूस की जाती रही है। अब सैनिकों को नकली सेवा मेडल की जो शर्मिंदगी है उससे निजात मिलने ही वाली है। देश की रक्षा करने वाली जवानों के सीने पर असली तमगे किस तरीके से होंगे, खबर भी बेहद महत्वपूर्ण है। 13 करोड़ में करार हो चुका है और जल्द ही 3-4 महीनों का वक्त लगेगा। उसके बाद सेना को सभी मेडल दे दिए जाएंगे, मिल जाएंगे। सुधार के ट्रैक पर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते, जहां भारत पाक रिश्ते सुधारने की दिशा में शुरू हो चुके हैं। सकारात्मक घटनाक्रम, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुधार के ट्रैक पर है भारत पाकिस्तान के रिश्ते। इसी दिशा में काम भी शुरू हो चुका है, सकारात्मक घटनाक्रम भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब क्रिकेट संबंध भी हो सकते हैं एक बार फिर बहाल। और पाक के एक अखबार के मुताबिक दोनों देश इसी साल खेल सकते 3 मैचों की T20 सीरीज और जानकार सूत्र ये कह रहे हैं कि दोनों देशों को तैयार रहने के लिए कहा गया है इस सीरीज के लिए भी। और आईसीसी टूर्नामेंट के अलावा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली जाएगी 2012-2013 के बाद, जबकि दोनों देशों में टेस्ट सीरीज खेली गई थी 2007 में। इससे पहले 2012-13 से पहले 2007 में दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज खेली गई थी। अब खबर यह है कि दोनों देशों के रिश्ते जिस तरीके से सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे क्रिकेट संबंध भी जल्द ही बहाल हो सकते हैं, ऐसी खबर है। और पाक के एक अखबार ने भी इस पर दावा किया है, या फिर उस अखबार के हवाले से खबर है कि दोनों देश इसी साल खेल सकते हैं 3 मैचों की T20 सीरीज, जिसको लेकर जानकार सूत्रों का दावा यह है कि दोनों देशों को तैयार रहने के लिए भी कह दिया गया है। इस सीरीज के लिए दोनों देश, वो भारत हो या फिर पाकिस्तान हो, वो तैयार रहें, ये साफ तौर से कह दिया गया। आईसीसी टूर्नामेंट के अलावा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई। 2012-13 के बाद दोनों देशों में टेस्ट सीरीज खेली गई थी 2007 में। अब एक बार फिर से जब रिश्ते हर स्तर पर ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस दिशा में कदम बढ़ा दिया है दोनों ही देशों ने, तो फिर क्रिकेट संबंधी जो रिश्ते हैं वो भी जल्द बहाल होंगे, ऐसी खबर है। लॉकडाउन का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। 1 साल पहले आज ही के दिन लगा था 21 दिन का लॉकडाउन का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। और 1 साल पहले आज ही के दिन आपको याद होगा 21 दिन का लॉकडाउन लगा था। 31 मई तक 68 दिन का लॉकडाउन नहीं भूल सकते देशवासी। देश का हर नागरिक इसको हमेशा याद रखेगा। जो विकट परिस्थितियां सामने आई थी उसको आज भी देश याद करता है। लॉकडाउन के बाद खुल गया बहुत कुछ, हालांकि बहुत कुछ पटरी पर वापस लौट रहा है, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से ट्रेनों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा खुलना बाकी है, जिसका इंतजार देशवासियों को है। कोरोना से देश में अब तक 1 करोड़ 17 लाख लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, इसके जद में आ चुके हैं। अभी भी कहर जो है वो कम हुआ नहीं है। रफ्तार भले ही कम हो गई थी बीच में, एक बार फिर से केसेस में इजाफा हो रहा है। 1,60,000 से ज्यादा लोगों को भी इसमें हमने खो दिया, लेकिन कोरोना ने हमें सिखा दिया बहुत कुछ। परिवार की अहमियत और संकट से निपटने की तैयारी लोगों ने इस दरमियान पहचानी है। साथ ही ये सिखा दिया कि प्रकृति से ज्यादा कुछ भी नहीं ताकतवर। ये भी लोगों ने सीख ली है, ये भी लोगों को सीखने के लिए मिला कि प्रकृति से ज्यादा अभी कुछ भी ताकतवर नहीं है। कोरोना के दौर में सभी ने इसको जाना भी, इसको परखा भी और बहुत कुछ सीखा भी। इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।